हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, मेरा नाम है मिलन सिंह और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। मेरे पास 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उसी के साथ मैं आपको चीज़ें बताती हुई चलूँगी। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे एचएसएससी के एग्ज़ाम्स की, तो किसी एग्ज़ाम में तो आपसे इंग्लिश के रिगार्डिंग आपसे 5 क्वेश्चन पूछने जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में आपके पास 8 क्वेश्चन आ जाते हैं और किसी एग्ज़ाम में आपके पास 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उसमें ऐसा भी हुआ है कि सिंपल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए आपसे इंग्लिश के। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपसे इंग्लिश पोर्शन से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस ग्रामर पोर्शन की, तो ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करें सिलेबस के अंदर, तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर होता है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड वर्ब, कंजंक्शन, एडवर्ब। टेंस में टेंस पे बेस्ड हमारे पास 2 टॉपिक्स और होते हैं, वॉइस एंड नरेशन। ठीक है, तो सिलेबस में ये तो टॉपिक्स हमें किसमें करने होते हैं, ग्रामर पोर्शन में। ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो आपके एचएसएससी के रिगार्डिंग मैंने आपको ये टॉपिक्स लिख के दिए हैं कि एचएसएससी जिसमें से क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछता है, वरना टॉपिक्स तो और भी बहुत सारे होते हैं। वर्ब एडवांस होता है आपके पास, क्वेश्चन टैग होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इतना भी पढ़ते हैं हमारे हरियाणा के पेपर्स के लिए, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, जरूरत से ज्यादा ही होगी ये चीज जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। और अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, वोकैब पोर्शन की, तो हमारे पास क्या क्या आता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इडियम्स एंड फ्रेजेस दैट इज मुहावरे, एंड एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम होता है विपरीतार्थक और सिनोनिम होता है समानार्थक। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। स्पेलिंग करेक्शन में पूछा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, 4 स्पेलिंग्स भी गिवन हो सकते हैं अलग अलग, या फिर एक ही स्पेलिंग चारों ऑप्शंस में आपको एक ही सेम स्पेलिंग मिल सकती है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस परफॉर्म करके। तो अगर आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है कि इन चारों में से करेक्ट बता दो, तो हमें करेक्ट को टिक करना होता है। और अगर हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, दैट मीन्स कि उन चारों में से गलत कौन सी है, तो हम गलत को टिक कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारे पास फिलर्स। फिलर्स जिसे आप कई बार क्लोज टेस्ट भी कहते हो, फिलर्स है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आपसे कुछ भी फिल करा सकता है, हो सकता है ग्रामर पोर्शन से फिल करा लिया, कोई प्रीपोजिशन आपसे फिल करा लिया, ठीक है, कोई नाउन कोई एडजेक्टिव दे के आपसे फिल करा लिया, ठीक है, और या फिर फिलर्स में आपसे मान लो कोई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे फिल करा लिया। तो फिलर्स आपके पास किसी भी टाइप का आ सकता है। लेकिन अगर हरियाणा के एग्जाम्स की बात करें तो ज्यादातर केसेस में प्रीपोजिशन ही आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में, लेकिन आ कुछ भी सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। ओके, तो ये जो सिलेबस है हमारा, इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारे सिलेबस के बारे में। अगर इसमें से भी मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा टॉपिक आपसे कौन सा पूछा जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक आपसे जो पहले नंबर पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रीपोजिशन। अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको कंजंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंजंक्शन से देखने को मिलते हैं, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। और टेंस तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ से भी आपको एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो किसी पे भी बेस्ड हो सकते हैं, वो आपके वॉइस पे भी बेस्ड हो सकते हैं और नरेशन पे भी बेस्ड हो सकते हैं। वॉइस, नरेशन, ये सारे टॉपिक्स होते क्या हैं, एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर यहाँ से मैं बात करूँ नाउन की, तो ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड पार्ट ऑफ स्पीच तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपको कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हम हरियाणा वाले बच्चे हम क्या सोचते हैं कि अगर हम वोकैब पोर्शन को याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लें, इडियम्स फ्रेज याद कर लें, एंटोनिम सिनोनिम याद कर लें, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आपका काम चल जाता था स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल के पेपर्स उठा के देखेंगे, ठीक है, उनमें आपको समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर हम उठाएंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका वोकैब पोर्शन, वो बहुत कम पूछा जा रहा है। ठीक है,
अब जो एग्जामिनर शिफ्ट हो गया है वो किस पे शिफ्ट हो गया है, आपके ग्रामर पोर्शन पे शिफ्ट हो गया है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन आपके ज्यादातर कहाँ से पूछे जाने लगे हैं, ग्रामर पोर्शन से। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वोकैब सबने रट के डाल दी, ठीक है, सबके टिप्स पे है कि इसका वन वर्ड क्या होगा, इसका इडियम फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, सबने रट के डाल दी। तो अब जो आपका क्वेश्चन पूछा जाने लगा है वो सारा कहाँ से पूछा जाने लगा है, ग्रामर पोर्शन से। अभी पीछे ही मुझे शिफ्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन एक शिफ्ट में आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन, एसआई का पेपर था, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे गए हैं। वोकैब पोर्शन में से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपने सिर्फ वोकैब पे ध्यान दिया तो दैट मीन्स कि आप तो वहां पे 0 हो गए, ठीक है, कोई तुक्का लग गया वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने ग्रामर पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया तो वहां पे आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपका जो पेपर है वो नहीं निकलेगा। तो मैं ये नहीं कहती कि अब आप वोकैब को पढ़ना छोड़ दो, नहीं, ये तो आपको करनी ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसके बाद आपको ये भी अपने सिलेबस में इंक्लूड करना है। आपके सिलेबस में क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपके हिसाब से इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों के लिए सिर्फ वोकैब पोर्शन है, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अब से आपको ये भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो हमारे हरियाणा के बच्चे, हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि इंग्लिश है, हिंदी है, हम पेपर में ही सीधा निकाल लेंगे, इसको तो सीधा ही कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन अगर मैं बात बताऊं आपको, इंग्लिश और हिंदी जो है आपके मार्क्स, आपका सिलेक्शन जो है वो यही दिलाते हैं, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश हिंदी हम सीधा पेपर में अटेम्प्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सिलेक्शन उनका होता है जो इंग्लिश और हिंदी को भी पहले से पढ़ के जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स रहे हैं जो ये कहते थे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कभी भी अटेंड ही नहीं करते थे इंग्लिश की क्लास, और उनका पेपर निकलता ही नहीं था, कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 2 से रह गया, कभी 3 से रह गया। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी को तो वो छोड़ ही देते थे, हिंदी तो चलो फिर भी हो जाती है, इंग्लिश को तो वो बिल्कुल ही छोड़ देते थे कि 0 है हम इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल 0 हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आ सकती, तो सबसे पहले तो यही थॉट, यही विचार अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अगर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है, तो देन लास्ट में मुझे बताना कि आपको इंग्लिश समझ में आई या नहीं, या आपको अब इंग्लिश आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो चाहे आज आपको इंग्लिश का ई भी ना आता हो, लेकिन जब मैं आपको चीज़ें कराना स्टार्ट करूंगी, आपका सिर्फ एक ही काम रहेगा कि जो भी आपका लेक्चर हुआ उसको आपको रिवाइज करना है, रिवाइज जरूर करना है साथ साथ, ठीक है ना। तो अब आपको पता ही है, दिवान सर की जो डिवाइन स्टडी ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसमें अगर आप स्पेशल सिर्फ इंग्लिश का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कॉस्ट रहेगी आपकी 200 रुपये, ओके। और अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं HSSC का तो वो भी आप ले सकते हैं। उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो तो है आपके पास 1100 रुपये, लेकिन उसमें आपको कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट मिलके आपकी वहाँ से जो फीस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो डिवाइन स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर लें और वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। ये जो आज मैं आपको क्लास देने वाली हूँ ये आपकी डेमो क्लास रहेगी, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग वो ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे, और ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ये लगा लो कि ये आपका बेस है इंग्लिश का, ये इंग्लिश का आपका बेस बना देगा, ठीक है। इसके बाद हम इन सभी टॉपिक्स को, अगर मैं बात करूं, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंग्लिश का बेस तैयार हो जाएगा, और फिर जब हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग जो बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम वो बनाएंगे हमारी ग्रामर पोर्शन से, एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, चलिए। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी है, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो लाइक करके जरूर जाना भाई, ठीक है। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ कि अगर किसी को ना भी पसंद आए तो बेशक डिसलाइक भी कर दो, उसमें कोई वो है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि आप लाइक कर रहे हैं डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आपको पसंद आ रही है, नहीं भी पसंद आ रही है तो भी कमेंट करके बताएंगे जरूर कि आपको क्या चीज़ जो है उसमें समझ नहीं आई,
ओके चलिए, तो अगर हम बात करें सिलेबस में ग्रामर पोर्शन की, तो सबसे पहली हेडिंग जो बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिख रहे हैं हमें उसकी स्पीच पता होनी चाहिए, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता होनी चाहिए कि भाई वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या चीज़ है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि इंग्लिश जो है वो आपकी एक लैंग्वेज है, भाषा है। इंग्लिश जो है वो आपकी लैंग्वेज है। एक बात और, इंग्लिश की आपको कभी भी हिंदी नहीं करनी है। हमें कोई भी सेंटेंस दिखा हम उसकी हिंदी करने लग जाते हैं। आपको इंग्लिश की कभी हिंदी नहीं करनी होती, आपको उसका मीनिंग निकालना होता है कि सेंटेंस से हमारे पास मीनिंग क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें मीनिंग देखना है, उसकी हिंदी नहीं करनी है वर्ड टू वर्ड। ओके, कैसे होगा वो हम सारे एग्जांपल्स में देखते हुए चलेंगे। तो मैंने बोला कि इंग्लिश जो है वो एक भाषा होती है, और भाषा किस चीज से बनती है स्टूडेंट्स? भाषा बनती है साउंड से, ठीक है। जो भी चीज हम बोल रहे हैं, जो भी भाषा, जिस भी भाषा में हम बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ साउंड निकल के आती है। तो दैट मीन्स कि वही साउंड ही आपकी क्या कहलाती है? वही साउंड ही आपकी क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि लैंग्वेज क्या है, तो कलेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का कलेक्शन है। और अगर साउंड क्या है, तो साउंड अगर मैं बोलूं तो साउंड से हमारे पास क्या निकल के आ गया? लेटर या फिर अल्फाबेट, लेटर या फिर अल्फाबेट। तो अगर मैं लेटर की बात करूं तो लेटर क्या हो गया आपका? रिटन फॉर्मेशन, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, रिटन फॉर्मेशन, ठीक है। किसकी रिटन फॉर्मेशन है ये? साउंड की। जैसे कि मैंने बोला ए, तो ए को हमने कैसे लिखा? इस तरीके से लिखा ए। ऐसे ही हमने बोला बी, तो बी को हमने कैसे लिखा? इस तरीके से। ऐसे ही हमने बोला अ, तो अ की रिटन फॉर्मेशन क्या हुई? इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो दैट मीन्स जो भी हमने साउंड प्रोड्यूस की, जो भी हमने वर्ड लेटर बोला या वर्ड बोला, शब्द बोला, उसको लिखा कैसे गया, वो क्या कहलाया? हमारा लेटर या फिर अल्फाबेट। और एक एक लेटर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए साउंड से पहले, साउंड के बाद हमारे पास क्या निकल के आए? लेटर या फिर अल्फाबेट, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद अगर हम बात करें लेटर या अल्फाबेट से मिलके क्या बना है हमारे पास? वर्ड। लेटर या अल्फाबेट से मिलके क्या बना है हमारे पास? वर्ड। और वर्ड को अगर मैं बोलूं तो वर्ड क्या होता है आपके पास? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स की जो कलेक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब मान लो मैंने लिख दिया CETU, CETUMK। अब मुझे बताओ क्या कोई मीनिंग निकल के आ रहा है आपके पास? अब आपने कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो लिख दिया, लेकिन इसका कोई मीनिंग है क्या? नहीं, इसका तो कोई भी मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके पास लिख दूं प्ले, PLAY, ये भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, तो इसका मीनिंग है? बिल्कुल इसका मीनिंग है, और इसका मीनिंग आप सबको पता है, दैट इज खेलना, ठीक है। तो प्ले मीन्स खेलना, हमारे पास बिल्कुल मीनिंग निकल के आ रहा है। और मीनिंग निकल के आ रहा है तो दैट मीन्स कि ऊपर वाला वर्ड नहीं है, नीचे वाला वर्ड है। तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। उससे हमारे पास कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकल के आना चाहिए, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे, अदरवाइज हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपने ये सिलेबस तो नोट कर ही लिया होगा आपका, ठीक है। हेडिंग भी आप लोगों ने बना ली होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, तो वर्ड से हमारे पास क्या निकल के आएगा? वर्ड से हमारे पास क्या बन के आएगा? वर्ड से बनता है भाई हमारे पास दो चीजें, एक फ्रेज और एक क्लोज। फ्रेज एंड क्लोज दोनों ही आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दोनों ही होते हैं आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड से हमारे पास क्या बना? फ्रेज या फिर क्लोज। और क्या बोला हमने? फ्रेज या क्लोज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे कि किसको फ्रेज बोलेंगे और किसको क्लोज बोलेंगे? तो
तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स फ्रेज की, तो फ्रेज के लिए ध्यान रखना कि फ्रेज जो होगा, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगी आपके पास, ना ही तो उसके पास अपना सब्जेक्ट होगा और ना ही उसके पास अपनी कोई वर्ब होगी। इसके पास दोनों में से कोई भी चीज खुद की नहीं होती, ना ही तो सब्जेक्ट और ना ही वर्ब। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लोज की, तो इसके पास अपना सब्जेक्ट होता है, इसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और इसके पास अपनी वर्ब भी होती है। सब्जेक्ट क्या होता है अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लोज, जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो और अपनी वर्ब भी हो, उसे कहा जाता है क्लोज, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे। तो अभी फ्रेज या क्लोज पे ना जाके हम बेसिक जान के दोबारा से वापस से आएंगे वर्ड पे। तो अब वर्ड भी जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस के लिए ध्यान रखना कि अगर हम एक सेंटेंस, एक वाक्य की अगर हम बात करें, तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद क्या आता है वर्ब के बाद, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो आंसर आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोलूं सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओ मुझे, तो स्टूडेंट्स क्या बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब होती है, आपकी सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ये कंपल्सरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ये जरूरी होते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर दोनों में से एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आपका सेंटेंस जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये होते क्या है वो थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो ये आपके पास ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं निकल के आ रहा है तो हम किसको यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, अगर मीनिंग पूरा नहीं निकल के आ रहा है तो। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस का मीनिंग ऑब्जेक्ट के बिना ही कंप्लीट है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे क्यों, इसलिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका कैसा होगा, ऑप्शनल। और जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है आपकी, वो एक सेंटेंस को बनाने के लिए कैसी होती है, कंपल्सरी होती है, अनिवार्य होती है, जरूरी होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम कब यूज करते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी जरूरत होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। क्लियर है। तो अब आप अपनी सबसे पहली हेडिंग जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट की। आखिरकार सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए आप लोगों का आंसर क्या आता है, सब्जेक्ट के लिए आप लोगों का आंसर आता है कि सब्जेक्ट होता है कर्ता। सब्जेक्ट होता है क्या, कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है। लेकिन अगर हम इतना कहें काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये जो आपकी डेफिनेशन है इसको लेकर वो कैसी है, आधी अधूरी है, ठीक है। क्यों और कैसे वो अभी देखते हैं कि ये आधी अधूरी क्यों है आपकी। चलिए, अगर मैं लिखूं आपके पास सेंटेंस, मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा रोहन इनवाइटेड सोहन, रोहन इनवाइटेड सोहन, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा टी इज ग्रोन इन असम, टी इज ग्रोन इन असम। और एक सेंटेंस मैंने लिखा कि अ बुक इज bought by me, a book is bought by me, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि सब्जेक्ट क्या होगा, आपने बता दिया राम, सब्जेक्ट क्या होगा आपने बता दिया रोहन, सब्जेक्ट क्या होगा आपने बता दिया टी, और सब्जेक्ट क्या होगा आपने बता दिया अ बुक, ठीक है। बिल्कुल आपने सब्जेक्ट बता दिया। लेकिन अभी जब आपने जो डेफिनेशन बताई थी मुझे सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट तो काम करने वाला होता है, करता होता है। चलिए पहले सेंटेंस की बात करें, अगर राम इज गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल भाई राम ही मार्केट जा रहा है, काम करने वाला यही है, हमारे सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। हमारे सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। रोहन इनवाइटेड सोहन, रोहन ने इनवाइट किया सोहन को, तो भाई बिल्कुल काम रोहन ने ही किया है, तो ये भी हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस, टी इज ग्रोन इन असम। अब मुझे बताओ टी क्या काम कर रही है, अब मुझे बताओ हम चाय उगती है बोलते हैं या ये बोलते हैं चाय उगाई जाती है,
बिल्कुल, चाय उगाई जाती है। तो टी तो कोई भी काम नहीं कर रही, फिर भी ये हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। क्या बुक कोई काम करेगी, अ बुक इज बोट बाय मी, काम तो मैंने किया है, मैंने खरीदी है, तो दैट मीन्स कि फिर भी ये हमारे सेंटेंस का क्या है, स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है। इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर सिर्फ ये बोलोगे कि काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है तो वो आधा अधूरा ज्ञान है, और आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो राम और रोहन तो बिल्कुल काम करने वाले हैं, डूअर हैं, लेकिन ये तो नॉन डूअर हैं, ये तो कोई काम करेंगे ही नहीं। तो आखिरकार सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता है कि जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, वो जिसके बारे में बात करता है, वो जिसको डिफाइन कर रहा होता है, जो हमारा सेंटेंस बचा हुआ है वो जिसको डिफाइन करता है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं बात करूं, इज गोइंग टू मार्केट, कौन, राम। इनवाइटेड सोहन, किसने किया, रोहन ने। इज ग्रोन इन असम, क्या उगाई जाती है, टी। इज बोट बाय मी, क्या खरीदा गया मेरे द्वारा, दैट इज अ बुक। ओके, तो जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास डूअर भी हो सकता है और ये आपके पास नॉन डूअर भी हो सकता है। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि जो बचा हुआ सेंटेंस होता है हमारा, वो जिसके बारे में बात करता है, जिसको डिफाइन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है, दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको दोनों ही एग्जाम्पल्स दिए। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये राम आपको क्या दिख रहा है, इतना बेसिक तो हमें पता ही है, राम आपको क्या दिख रहा है, नाउन। भाई किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो आपको दिखाई दे चाहे वो आपको ना दिखाई दे, ठीक है, हर किसी चीज का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो राम किसी का नाम है, नाउन है। रोहन किसी का नाम है, नाउन है। टी किसी का नाम है, नाउन है। बुक किसी का नाम है, नाउन है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं, नाउन दिख रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज और लिख लेना कि सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन आपको पता है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो दैट मीन्स कि जो नाउन की जगह पर यूज होंगे, जो नाउन को रिप्लेस करेंगे, वो प्रोनाउन होते हैं। पर ये भी डेफिनेशन हमारी अधूरी है, जब प्रोनाउन की बात करेंगे तब बात करेंगे कि एग्जैक्ट हम कंप्लीट डेफिनेशन प्रोनाउन की क्या बोलेंगे। तो जो सब्जेक्ट होगा आपका वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अगर मैं रोहन की जगह ही लिख दूं, अगर मैं रोहन की जगह ही लिख दूं, दैट मीन्स एक प्रोनाउन आ रहा है, फिर भी सब्जेक्ट तो यही रहा हमारा। तो हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपकी यही दो चीजें होंगी, नाउन और प्रोनाउन। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगी, कोई भी तीसरी चीज आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो सब्जेक्ट आई थिंक आप सभी को क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कुछ ना समझ में आया हो अगर, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप सबको क्लियर है मेरी तरफ से। उसके बाद जो सेंटेंस में हमने सेकंड चीज देखी थी वो हमारी क्या थी, वर्ब थी। नाउन और प्रोनाउन पे दोबारा आएंगे, एक बार सेंटेंस को जान लेते हैं, उसमें जितनी चीजें यूज हो रही हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात आएंगे एक एक चीज पे, नाउन प्रोनाउन ये सभी देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी हम वर्ब की। चलिए, तो हमने सेंटेंस में देखा कि सेंटेंस हमारा क्या क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें एक वर्ब होनी चाहिए, ये दोनों तो कंपलसरी हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा कैसा होता है, ऑप्शनल होता है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको लिख लेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। और ये हमारी कंपलसरी चीज़ थी कि ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट हमने देख लिया, अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब जो है वो आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट, ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है वो देखिए। अगर मैं बात करूं कि ये एक एक्शन को दिखा सकता है, ऐसे वर्ड्स जो आपके एक्शन को दिखाएं, किसी कार्य को दिखाएं, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि राम इज ईटिंग एन एप्पल,
राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम जो है वो क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राम। अब मैं बात करूं अगर वर्ब की, तो एक वर्ब आपको दिख रही है इज और एक वर्ब आपको दिख रही है ईटिंग। तो ईटिंग से हमें क्या पता लग गया, क्या एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। तो दैट मीन्स कि वर्ब ने क्या दिखाया, एक्शन दिखाया। इस वर्ब से आपको क्या पता लग रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हम जब वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ फोकस हमारा किस पे है, वर्ब पे। ये चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, कुछ भी हो। अगर मैं बात करूं इज से, तो इज से आपको किसका पता लग रहा है स्टूडेंट्स, टाइम का पता लग रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इज लिख रही हूँ तो आप बोल रहे हो कि प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं कि भाई अभी भी वो खा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज की जगह पे क्या लिख दूं, वॉज लिख दूं, वॉज का मतलब खा रहा था, अब नहीं खा रहा, पास्ट की बात कर दी आपने। तो जैसे ही मैंने इज को वॉज में चेंज किया तो आपने बोल दिया कि अब तो ये टाइम कैसा हो गया आपका, पास्ट का टाइम हो गया। लेकिन है तो ये भी वर्ब ही और है ये भी वर्ब ही। तो एक्शन दिखा सकती है वर्ब आपकी, और क्या दिखा सकती है आपको, टाइम दिखा सकती है। क्लियर हुआ, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या शो कर सकती है, ये नॉन एक्शन को भी शो कर सकती है। नॉन एक्शन कहने का क्या मतलब है कि जिसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानती हूं, आई नो हिम, मैं उसे जानती हूं, क्या कोई एक्शन हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। और कुछ भी एक्शन अगर नहीं हुआ लेकिन वर्ब तो हमारे पास फिर भी है, जानना। ठीक है, तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी आपकी, नॉन एक्शन वर्ब हो जाएगी। कैसी वर्ब हो जाएगी, नॉन एक्शन वर्ब हो जाएगी। तो बोलेंगे इसको वर्ब ही, तो ये नॉन एक्शन को भी शो कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये किसको शो कर सकती है, पोजेशन को शो कर सकती है। पोजेशन क्या होती है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या फिर हक, अधिकार या फिर हक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, दैट मीन्स मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, पोजेशन दिखा रही हूँ कि भाई उस गाड़ी पे मेरा अधिकार है, मेरी है वो। ठीक है, तो आई हैव यहाँ पे आपको क्या शो कर रही है, पोजेशन शो कर रही है। तो ये आपकी कैसी वर्ब हो जाएगी, पोजेसिव वर्ब हो जाएगी। ये कैसी वर्ब हो जाएगी, पोजेसिव वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही वर्ब आपको और क्या दिखा सकती है, हैपनिंग को दिखा सकती है। हैपनिंग का क्या मतलब होता है, होना। हैपनिंग का क्या मतलब होता है, होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इज है वो किसको दिखा रही है, हैपनिंग को दिखा रही है, होने को दिखा रही है। तो दैट मीन्स कि ये भी एक वर्ब ही है आपकी, तो ये हैपनिंग को भी दिखा सकती है। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ब दिखा सकती है। जब हम वर्ब टॉपिक को डिटेल में करेंगे तब हम बात करेंगे, अभी हमारा इतने से काम चल जाएगा। तो अभी सिर्फ इसको ध्यान में रखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो आई थिंक वर्ब आपको क्लियर है। कोई भी डाउट अगर इसके अंदर है आपको तो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर कि क्या डाउट आपका इसमें रह गया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की। उसके बाद फिर देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, वर्ड को पढ़ रहे हैं। क्योंकि सब्जेक्ट में भी हमने देखा एक सिंगल वर्ड आ रहा है हमारे पास, वर्ब में भी हमने देखा एक सिंगल वर्ड आ रहा है हमारे पास। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वर्ड ही देख रहे हैं हम अभी, कि एक सिंगल वर्ड की ही हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, वर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड को, क्या क्या चीज़ आपकी वर्ड हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमने जाना कि ये ऑप्शनल होता है, पर ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपके वो वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट आपके वो वर्ड्स होते हैं जिन पर काम किया जाता है, जिन पर काम किया जाता है वो आपके सेंटेंस के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि ये ऑप्शनल होते हैं। और अगर ये ऑप्शनल होते हैं स्टूडेंट्स तो ध्यान देना, अगर ये ऑप्शनल होते हैं तो दैट मीन्स कि हमें सेंटेंस में इनको पहचानना पड़ेगा कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारे पास है भी या नहीं, हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। तो ध्यान रखना कि जब भी हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करना हो
तो हम 2 ही क्वेश्चन करके देखते हैं, और वो 2 क्वेश्चन कौन से होते हैं, व्हाट और whom। ठीक है, क्या, किसको, किसके लिए, वो चीज। ठीक है, तो व्हाट और whom का क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। अगर व्हाट और whom के क्वेश्चन करने पे हमें आंसर मिल रहा है तो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और अगर हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स कि हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से वही एग्जाम्पल लिख रही हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसमें जो है गोइंग, ये तो लिख लिया था ना हमने, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम जो है वो मार्केट जा रहा है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा कि मार्केट हमारा आंसर है इसके अंदर। ठीक है, कि मार्केट जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। मार्केट जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। पता करते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट जब आपको पता करना है तो आप 2 क्वेश्चन करके देखेंगे। अब मुझे बताओ, राम इज गोइंग टू व्हाट, राम इज गोइंग टू व्हाट, राम क्या जा रहा है, नहीं, आंसर नहीं मिला हमें। राम इज गोइंग टू whom, राम किसको जा रहा है, क्या आपको आंसर मार्केट मिला, नहीं, हमें आंसर यहाँ पे भी नहीं मिला। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूं राम इज गोइंग वेयर, राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, दैट मीन्स कि कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो जब हमने वेयर का क्वेश्चन कर दिया तब हमें ये आंसर में मिल गया। जब हमने वेयर का क्वेश्चन किया तब हमें ये आंसर में मिल गया। तो बताइए मुझे, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या नहीं, नहीं, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर जो मैंने लिखा है उस पर ध्यान देना, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और इसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट की भी जरूरत है, और ऑब्जेक्ट अगर जरूरत है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जो वर्ब को एक्सप्लेन कर दे, जो वर्ब को एक्सप्लेन कर दे वो आपके सेंटेंस का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं, हमारा मीनिंग बिना ही ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हो रहा है। अब जब मैं वेयर का क्वेश्चन कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स, वेयर का क्वेश्चन तो जो है वो किसके लिए किया जाता है, एडवर्ब के लिए किया जाता है। घबराना नहीं है कि एडवर्ब हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो एक एक चीजों को सबको देखेंगे। तो वेयर का क्वेश्चन जो है वो किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स, एडवर्ब के लिए किया जाता है। इसका मतलब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास नहीं है। अब अगर मैं लिखूं आपके पास, राम इनवाइटेड सीता, राम इनवाइटेड सीता। तो अगर मैं बात करूं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दिस वन राम, वर्ब क्या है, इनवाइटेड, ये हमारी वर्ब हो गई। अब सीता के बारे में हमें पता करना है कि सीता हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन करो व्हाट और whom से। व्हाट का तो क्वेश्चन हमें करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना तो हमें पता ही है कि व्हाट नॉन लिविंग के लिए हम क्वेश्चन करते हैं और whom पर्सन्स के लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो राम इनवाइटेड whom, राम ने किसको इनवाइट किया, क्वेश्चन किया हमने whom से, तो डेफिनेटली हमें आंसर में क्या मिल गया, सीता मिल गया। तो जब मैंने whom से क्वेश्चन किया और मुझे आंसर में सीता मिल गया, तो दैट मीन्स कि ये हमारे सेंटेंस का क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है। और मुझे बताओ, सीता नाउन है या प्रोनाउन, बिल्कुल ये एक नाउन है, ये किसी का नाम होगा। और ये अगर किसी का नाम होगा तो किसी भी का नाम क्या कहलाता है, आपका नाउन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम इज ईटिंग एन एप्पल। तो आपको बताना है कि ये एप्पल आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो वापस से आपको क्वेश्चन जो है वो किसका करके देखना है, क्वेश्चन आपको व्हाट और whom का ही करके देखना है। अब आपको यहाँ से whom का क्वेश्चन करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप हमारे पास पर्सन नहीं है, हमें दिख रहा है कि ये एक थिंग है। ठीक है, एप्पल जो है वो एक थिंग होती है, तो इसका क्वेश्चन करने की तो हमें जरूरत है नहीं। तो व्हाट का क्वेश्चन करके देखो और ये देखो कि आपको आंसर में एप्पल मिल रहा है या नहीं, आपको आंसर में जो है वो एप्पल मिल रहा है या नहीं। तो जैसे ही आपने व्हाट का क्वेश्चन किया तो आपको आंसर में क्या मिल गया स्टूडेंट्स, एप्पल मिल गया। ठीक है, आपको आंसर में क्या मिल गया, एप्पल मिल गया। राम इज ईटिंग व्हाट, राम क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे सेंटेंस का क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है। और मुझे बताओ ये नाउन है या प्रोनाउन, तो ये हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि एप्पल नाम होता है किसी चीज का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ही यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, ही
लाइक, ही लाइक्स आइसक्रीम्स, ही लाइक्स आइसक्रीम्स। ठीक है, तो अब पता करो कि आइसक्रीम अंडरलाइन करके आपको क्या दिया गया है, आइसक्रीम अंडरलाइन करके दिया गया है। और अगर आइसक्रीम अंडरलाइन करके दिया गया है तो मुझे बताओ ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ही लाइक्स व्हाट, वह क्या पसंद करता है, आइसक्रीम पसंद करता है। डेफिनेटली हमारे सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन है या प्रोनाउन, बिल्कुल ये नाउन है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि राम लाइक्स हर, राम लाइक्स हर, राम किसको पसंद करता है, राम लाइक्स होम किसको पसंद करता है भाई, दैट इज हर। अब हर किसी का नाम तो होगा नहीं, हमने किसी फीमेल को यहाँ पे रिप्लेस किया होगा, और रिप्लेस किया होगा तो दैट मीन्स कि ये हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही। ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये हमारा क्या है, प्रोनाउन भी है। तो आप चाहे कितने ही सेंटेंस लिख के देख लो, अगर उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, ऐसे ही जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी हमारे दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए व्हाट और whom आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट का पता करना हो कि वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, अंडरलाइन करके दे दिया, और ऑब्जेक्ट आपको आंसर क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एक सेंटेंस के रिगार्डिंग कि सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, वर्ब आपके पास क्या होगा, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होता है। ठीक है, एक सेंटेंस और बताएंगे मुझे इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो अगर मैं आपके पास लिख दूं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आपको बताना है किसके बारे में, स्काई के बारे में, कि स्काई क्या है, स्काई क्या है। क्या स्काई आपके सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं अब बार बार बोल रही हूँ, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। अभी मैं बात नहीं की मैंने प्रीपोजिशन की। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। हो सकता है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है कि ये प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं बार बार सेंटेंस 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 बोल रही हूँ। अभी मैंने प्रीपोजिशन का जिक्र नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया नहीं है। तो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो नहीं ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो उस पर भी हम आएंगे जब हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे। लेकिन अभी हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये जो स्काई है ये फ्लाई का ऑब्जेक्ट है या नहीं। इनका ऑब्जेक्ट डेफिनेटली है, लेकिन फ्लाई का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो क्वेश्चन करो, बर्ड्स फ्लाई व्हाट, पक्षी क्या उड़ते हैं, आंसर नहीं मिलता हमें स्काई। बर्ड्स फ्लाई होम, बर्ड्स किसको उड़ते हैं, आंसर नहीं मिलता हमें स्काई। तो दैट मीन्स कि हमने यहाँ वापस से किसका क्वेश्चन करना पड़ा, हमें वेयर का क्वेश्चन करना पड़ा। दैट मीन्स कि बर्ड्स फ्लाई वेयर, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो अगर मैं इन द स्काई ना भी लिखूं तो भी हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट है कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, कहीं भी उड़ते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो बर्ड्स फ्लाई इतने से हमारा मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स कि इस वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं अगर इतना लिख दूं ही लाइक्स, तो आप लोग वेट कर रहे हो। अगर मैं आइसक्रीम ना लिखूं तो आप लोग वेट कर रहे हो, ही लाइक्स भाई क्या लाइक करता है, बताओ तो सही, किसको लाइक करता है, क्या लाइक करता है, वो तो बताओ। तो दैट मीन्स कि इस वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। एक सेंटेंस के बारे में आपको क्लियर हो गया है कि सेंटेंस में हमारे पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को बनाने के लिए किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो वर्ड में हमने फिलहाल देखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग आ जाइए वोकैब पोर्शन पे, क्योंकि थोड़ा सा हम वोकैब पोर्शन का भी हिस्सा देखेंगे कि वोकैब पोर्शन में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके बाद हेडिंग बना लीजिए वोकैब पोर्शन की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप नोट्स भी अपने ढंग से बना रहे हैं, तो नोट्स इस तरीके से बनाना कि आप एक नोटबुक अपनी ग्रामर पोर्शन की रख लेना और एक नोटबुक अपनी वोकैब पोर्शन की रख लेना। ठीक है, वोकैब पोर्शन स्टूडेंट कहते हैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो,
पीडीएफ बिल्कुल आपको प्रोवाइड हो जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि ना तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें उसको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता कि पर्टिकुलर वर्ड को हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरा लेक्चर में कराने का आपका मोटिव यही है कि आपको वो जो वर्ड है, जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो आपको समझ में आए कि उसको हमें लर्न कैसे करना है, उसको हमें याद कैसे करना है, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा ही वोकैब पोर्शन भी क्लास में ही कराती हूँ, कभी भी ये नहीं है कि सिंपली नोट्स पकड़ा दिए और अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। तो एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करती हुई चलूंगी, ठीक है। तो वोकैब पोर्शन में अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है हमारे पास, तो सबसे पहला वर्ड जो है हमारे पास वो है गैमी। वो क्या है, गैमी। अब गैमी का मीनिंग अभी देखेंगे, लेकिन गैमी है कैसा वर्ड, आपका एक रूट वर्ड है। अब रूट मतलब जड़ें, ठीक है, किसी भी पौधे की, किसी भी पेड़ की जड़ें हैं, वहीं से हमारे पास नई नई ब्रांचेस निकल के आती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि रूट वर्ड का कहने का मतलब क्या है कि इनसे हम नए शब्द बना सकते हैं, और अगर नए शब्द बना सकते हैं तो ध्यान रखना गैमी होता है आपका रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित, ठीक है। तो जिस भी वर्ड में आपको गैमी वर्ड दिखे तो दैट मीन्स कि वो किससे रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला वर्ड लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला वर्ड लिखेंगे दैट इज मोनोगैमी, मोनोगैमी। अब गैमी से हमें पता लग गया, गैमी का मतलब तो क्या हो गया, मैरिज, और मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिंगल या फिर वन। जब हम एक की बात करते हैं तो उसमें जिस भी वर्ड में आपके पास मोनो वर्ड लगा हो तो दैट मीन्स कि वो वन की बात कर रहा है, सिंगल की बात कर रहा है। तो लिखेंगे इसका मीनिंग प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर एट अ टाइम। एक समय पर एक ही शादी करना, एक समय पर एक ही शादी करना। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की तो उसमें हम एक टाइम पे एक ही शादी कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कैसा है, मोनोगैमिस्ट है, ठीक है। मोनोगैमी अगर लिखना चाहो हिंदी में मीनिंग बेशक लिख लो, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको रिवाइज करने बैठो तो उसका आपको हिंदी का वर्ड याद नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे इंग्लिश के पेपर में, तो उसको इंग्लिश में ही पढ़े। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर एट अ टाइम, एक विवाह प्रथा, एक विवाह प्रथा, ठीक है। तो मोनो, अब मोनोगैमी लिखा है मैंने, अगर वाई को हटा के मैं इस्ट लगा दूं, मैं कह रही हूं वो मोनोगैमिस्ट है, दैट मीन्स कि मैंने किसकी बात कर दी, पर्सन की बात कर दी, कि कोई भी पर्सन मेरे पास खड़ा है, मैं कहूँ ये मोनोगैमिस्ट है, दैट मीन्स कि उसने एक ही शादी की है, एक टाइम पे एक ही शादी की है, मोनोगैमिस्ट है। तो पीछे अगर आईएसटी दिख जाए तो घबराना नहीं, सिर्फ पर्सन की बात कर दी हमने। ये किसकी बात कर दी, प्रथा की बात कर दी, प्रथा की बात कर दी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बायगैमी, बायगैमी। अब गैमी मीन्स मैरिज और बाय मीन्स टू। जिस भी वर्ड में हमें बाय लगा हुआ मिले तो दैट मीन्स वो किससे रिलेटेड है, दो से संबंधित है। तो अगर मैं बोलूं प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर्स, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर्स एट अ टाइम, एक समय पर दो शादियां करना। तो दैट मीन्स दो विवाह प्रथा, एक समय पर दो शादियां करना कहलाता है आपका दो विवाह प्रथा। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर्स एट अ टाइम, एक समय पर दो शादियां करना। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे पोलीगैमी, पोलीगैमी। अब पोली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, और गैमी का मतलब हमने देखा रिलेटेड टू मैरिज। इसका मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मोर देन टू लाइफ पार्टनर्स एट अ टाइम, मोर देन टू लाइफ पार्टनर्स एट अ टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बहु विवाह प्रथा। दैट मीन्स कि अगर एक ही समय पे किसी ने दो से ज्यादा शादियां की हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, पोलीगैमिस्ट, और अगर प्रथा की बात कर रहे हैं तो दैट इज पोलीगैमी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे, यहां से मैं रब कर देती हूँ, और नहीं नोट किया है तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए, तो पॉलीगैमी हमने देखा। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट, अब देखो मैंने इस्ट लगा दिया, दैट मीन्स कि वहां हम किसकी बात कर रहे होंगे, पर्सन की बात कर रहे होंगे, वहां पे हम किसकी बात करेंगे, पर्सन की बात कर रहे होंगे। मीसोगैमिस्ट, मीसोगैमिस्ट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट, जिस भी वर्ड में मीसो वर्ड लगा हो, मीसो वर्ड लगा हो, रिलेटेड टू हेट होता है, नफरत से संबंधित। इट मीन्स वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स मैरिज, जिसे शादी से नफरत हो उसे क्या कहा जाता है, मीसोगैमिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलोगैमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलोगैमिस्ट। तो जिस भी वर्ड में फिलो वर्ड लगा हो वो रिलेटेड टू लव होता है। मोस्टली केसेस में जिसमें फिलो वर्ड लगा हो वो रिलेटेड टू लव होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसमें फिलो वर्ड लग रहा है लेकिन वो रिलेटेड टू लव नहीं है। आने वाले टाइम में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो वन हु लव्स मैरिज, वन हु लव्स मैरिज, जिसे शादी से प्यार हो। अब ऐसा नहीं है कि शादी कोई पर्सन है उससे नफरत है या उससे प्यार है, दैट मीन्स कि जो मैरिज की एक विवाह की जो एक प्रथा है उसका सम्मान या आदर करता है या नहीं, और या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उसका अनादर करता है, उस सेंस में ये चीजें लिखी गई है, ठीक है। तो मीसोगैमिस्ट हुआ वन हु हेट्स मैरिज और फिलोगैमिस्ट आपका हुआ वन हु लव्स मैरिज, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गैमी से रिलेटेड अभी आपके ये कंटिन्यू चलेंगे। मैं सिर्फ आपकी ये डेमो क्लास है इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको जस्ट डेमो देके छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चलेंगे अभी वर्ड्स। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे स्पेलिंग करेक्शन, इसके बाद हेडिंग बनाएंगे स्पेलिंग करेक्शन। तो स्पेलिंग्स लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, और मेरा स्पेलिंग कराने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी वर्ड बोलूंगी उसको वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से लिखना, ठीक है। देन आप मैच करना कि आपने सही लिखी है या नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या होगा आपको ये पता होगा जब आप मैच कर रहे होंगे कि आपने कहाँ लिखने में गलती की है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 स्पेलिंग्स आपको लिख दूं कि इनको याद कर लेना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप वही करके आएंगे जो आपको करना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने खुद से हाथ से स्पेलिंग लिखी हुई होगी तो आपको ये पता होगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ ई लगा दिया था लेकिन यहाँ पे तो ए आना चाहिए था, ठीक है। पूरी स्पेलिंग में ई कहीं आना ही नहीं चाहिए था, पूरी स्पेलिंग में ए कहीं आना ही नहीं चाहिए था। वो आपको तब पता लगेगा जब अपने हाथ से आप खुद स्पेलिंग को लिखोगे। अगर खुद से नहीं लिखोगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। फिर हम क्या करते हैं एग्जाम में, कौन सी हमें देखने में सही लग रही है हम उसको टिक करके आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं वर्ड बोलूंगी आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से लिखनी है, देन आपने मैच करनी है कि आपने सही लिखी है या नहीं। तो बात कर रहे हैं इंग्लिश की, मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने लिख भी दी थी स्पेलिंग। पहली स्पेलिंग लिखेंगे ग्रामर की, व्याकरण, ग्रामर की स्पेलिंग लिखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे एंड देन खुद से लिखेंगे और मैच करेंगे आपने सही लिखी है नहीं या नहीं। तो सबसे पहली स्पेलिंग ग्रामर, GRAMMAR। गलती होती है जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे होती है और वो यहाँ पे क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं, जो कि गलत होता है। ध्यान रखें ग्रामर में कोई भी ई नहीं आता, ग्रामर में दोनों ही ए आते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बेसिक स्पेलिंग दैट इज अटेंडेंस, अटेंडेंस उपस्थिति, ठीक है। जाते ही हम अटेंडेंस लगाते हैं, ऊपर से रब कर देती हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा अटेंडेंस। नेक्स्ट जो स्पेलिंग लिखेंगे वो लिखेंगे अटेंडेंस। चलिए अटेंडेंस मैच करेंगे आपने सही लिखी है या नहीं। स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग एक ही है, ये स्पेलिंग एक ही है, लेकिन मैं तोड़ के इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको ये स्पेलिंग जो है वो याद हो, ठीक है। अगर एक साथ लिखते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गलती होगी स्पेलिंग में, ठीक है। तो अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या होगी, एट 10 डांस, 10 बजे डांस। मान लो हम 9 बजे अकेडमी पहुंच रहे हैं या 10 बजे अकेडमी में पहुंच रहे हैं, हमें उसमें रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, वही हमारी अटेंडेंस होती है, दैट मीन्स हमें अटेंडेंस लगानी होती है। तो अगर हम पहुंच रहे हैं 10 बजे तो 10 बजे डांस, एट 10 डांस, 10 बजे डांस। आते ही ये तो है नहीं हमने कॉपी किताब खोली हम पढ़ने बैठ गए, है ना, आते ही हमें गप्पे ही मारने होते हैं, हम कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 10 बजे हमें क्या करना है, डांस करना है। तो गलती जो करते हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे वो क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। तो अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या होगी, एट 10 डांस। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स बंगलो,
बंगलो, हिंदी में कहते हैं ना बंगला, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ठीक है, तो वही स्पेलिंग आपको लिखनी है, बंगलो। वीडियो पॉज करेंगे एंड देन लिखेंगे एंड देन मैच करेंगे। BUNGALOW, BUNGALOW, दैट इज बंगालो। बंगालो, पंगालो, पंगा नहीं लेना है पर किसी से, ठीक है ना। तो बंगलो की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है कि स्पेलिंग कोई भी गैप नहीं है, बीच में कोई भी गैप नहीं है आपके पास, ये स्पेलिंग एक ही है। मैं गैप छोड़ के हर स्पेलिंग में इसलिए लिख रही हूँ कि ये स्पेलिंग आपको याद रहे। जहाँ पे गैप होगा स्पेलिंग में वहाँ मैं आपको खुद बता दूंगी कि यहाँ पे गैप है, और वहाँ गैप होगा तो हाइफन लगा होगा, ठीक है। बंगलो लिख लिया आप सबने। नेक्स्ट लिखेंगे वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे हवा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम। दो स्पेलिंग्स हैं, कौन से सही होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इसको टिक करते हैं, VACCUM। इस पे दोनों ही स्पेलिंग लिख के उसमें बड़ा सा क्रॉस कर लेना, बड़ा सा काटा मार लेना, क्योंकि सही स्पेलिंग कौन सी है आपकी? दिस वन, VACWM, VACWM। अब तक आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बुक्स में भी यही स्पेलिंग पढ़ते आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज से हम नई स्पेलिंग को याद करेंगे, VACWM, क्योंकि हमारे एग्जाम में यही स्पेलिंग सही मानी जाती है, ठीक है। तो वैक्यूम की स्पेलिंग हमारे पास ये होती है, ये नहीं होती, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो आई थिंक आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी ये आपकी डेमो क्लास थी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको स्पेशल इंग्लिश का ही कोर्स लेना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूरा HSSC का कोर्स लेना है तो आप वहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको, इसको रिवाइज जरूर करना है स्टूडेंट्स। जो हमने आज लेक्चर किया है इसको रिवाइज जरूर किया है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। किसी भी एग्जाम को देने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 4 रिवीजन होनी चाहिए। तो एक तो आप क्लास में पढ़ ही रहे हो, एक बार आप आज ही इसको रिवाइज कर लोगे तो दैट मीन्स 2 रिवीजन हो गई आपके पास, ठीक है। रिवाइज किया आपने, एक बार आपने बीच में रिवाइज कर लिया, एक बार आपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया, तो बताओ कि आपका एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो बाकी का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो कमेंट करके मुझे बताएंगे जरूर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करके जाएंगे। थैंक यू क्लास।